हेलो एवरीवन, मैं ममता शुक्ला। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 18 सितंबर 2016 को। इससे पहले हमने कई सारे पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सी टेट के प्रीवियस पेपर की लिंक मिल जाएगी। आप वहां पर क्लिक करके सी टेट के अब तक मैंने जितने भी पेपर कराए हैं उन सभी को देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने कराई है। एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में कराया है, पहले किसी चैप्टर को कराया है, उसके बाद उसकी थ्योरी कराई है। तो प्लीज आप इन सब वीडियोस को भी देखें। और अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप मेरी वीडियो को बाद में देख रहे हैं, अभी तो आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने में तो आराम से एनसीईआरटी हो जाएगी। अगर आप पेपर से 10-15 दिन पहले देख रहे हैं तो चाहे आपके पास थ्योरी पढ़ने का टाइम ना हो तो आप केवल क्वेश्चन आंसर देखकर भी, एमसीक्यू देखकर भी काम चला सकते हैं। और एमसीक्यू आपको एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में मिलेंगे और थ्योरी आपको थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो दोनों प्लेलिस्ट अलग अलग हैं, तो उनसे आप जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 59 तक देख लिया था, नहीं हमने 50 तक देख लिया था। अब हम देखेंगे 51 से। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है। इस प्रकार के खनन को क्या कहते हैं? जब हम गहरे छिद्र बनाकर वहां से खनिज निकालते हैं। देखो ये आया है आपके 8th क्लास की एनसीईआरटी से, और ये आपका संसाधन वाले चैप्टर से आया है क्वेश्चन। ठीक है, शायद पहला चैप्टर है ना, पहले चैप्टर से आया है ये क्वेश्चन। और इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पहला, वृत्तित खनन, दूसरा है उत्खनन, तीसरा है कुपिका खनन और चौथा है प्रीवेधन खनन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th, प्रीवेधन खनन। ठीक है, 8th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 से आया है। ठीक है, अभी मैंने एनसीईआरटी पलट के देखी तो 2 से नहीं है, 3 से है ये वाला क्वेश्चन। तो प्रीवेधन क्या होता है कि जब हमें किसी भी खनिज की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, एक छेद करते हैं उसमें, चट्टान में या जमीन में या किसी तरह के पहाड़ में क्या करते हैं, एक ड्रिल करते हैं, ड्रिल करके एक छेद करते हैं और वहां से हम उस खनिज को निकाल लेते हैं। ज्यादातर इस तरह के प्रवेधन जो किया जाता है, छेद जो किया जाता है, ज्यादातर उसको निकालने के लिए किया जाता है। गैस वगैरह जो होती है, सीएनजी वगैरह होती है, उसके लिए, है ना। कई बार जो पहाड़ों में यूरेनियम वगैरह मिलते हैं उनके लिए भी किया जाता है। ठीक है, ड्रिल करके और उस संसाधन को निकाल लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि पूरा की पूरा पहाड़ खोदना तो बहुत मुश्किल है। उनको जहां से लगता है कि हाँ यहाँ पर होगा खनिज, वहां से वो वहां पर छेद करते हैं और निकाल लेते हैं। देखो मैं इसको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। उत्खनन होता है कि थोड़ा सा खोद कर ही जब खनिज को निकाल लिया जाता है। उत्खनन थोड़ा ज्यादा खोदा जाता है तो इसको वृत्तित खनन बोलते हैं। वृत्तित जो खनन होता है ज्यादातर कोयले की परतें मिलती हैं इसमें, है। और इसमें जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर खनिज होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, और कुपी का खनन क्या होता है? कुपी की खनन होता है कि गहरे गहरे कुएं खोदे जाते हैं। ठीक है, 100 फुट 200 फुट तक नीचे तक क्या खोदे जाते हैं, कुएं खोदे जाते हैं। और मतलब जब कई बार क्या होता है, जो खनिज होता है वो काफी पृथ्वी के अंदर होता है, तो उस अंदर से, पृथ्वी के अंदर से निकालने के लिए 100-200 फीट नीचे, यानी कि जो आपका बोरिंग लगा हुआ है, घर का जो समरसेबल लगा हुआ है उस गहराई तक या उससे भी नीचे तक का एक कुआं बनाया जाता है और उसमें फिर मजदूरों को पहुंचाया जाता है और वहां से मजदूर खनिज को खोद खोद के निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? पहला है वास्तविक संसाधन का, दूसरा है निक्षेपण संसाधन का, तीसरा है संभाव्य संसाधन का और चौथा है भंडार संसाधन का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, संभाव्य संसाधन का। देखिए जब एनसीईआरटी ने इस डिटेल को डाला था जिस टाइम पे, उस टाइम पे ये जो यूरेनियम था ये लद्दाख में संभाव्य ही था। ठीक है, क्योंकि इसको निकाला नहीं गया था जब तक इसको मतलब पूरा पक्का नहीं था कि हाँ ये है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो आते हैं संभाव्य संसाधन के अंतर्गत। मतलब पता नहीं है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, संभावना है। लेकिन अभी 2023 में एक मैंने न्यूज में रिपोर्ट देखी थी, उसमें ये दिखाया गया था कि जो लद्दाख में यूरेनियम की बहुत बड़े भंडार मिले हैं और अब धीरे धीरे
इसको निकालने का प्रोसेस अपनाया जाएगा यूरेनियम को। ठीक है, तो पहले ये संभाव्य था, अब ये क्या है, वास्तव संसाधन बन गया है, क्योंकि अब निकालने की प्रक्रिया 2023 में, ऐसा मैंने न्यूज में देखा था, तो शायद 1-2 साल में वहां से निकालना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत लंबा चौड़े काम होते हैं, तो काफी सारे साल लग जाते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी भी, तो आपको एनसीईआरटी ही सही माननी है। देखो, यूपीएससी हो या आपका सीटेट हो या आपका एसएससी हो, कोई भी हो, जो सत्यापित मानते हैं, जो बिल्कुल सही आंसर मानेंगे। अगर आपसे प्रूफ मांगा जाता है कभी भी सीटेट में या किसी भी एग्जाम में कि आप प्रूफ दीजिए कि आपका आंसर सही है, तो आपका प्रूफ एनसीईआरटी से ही माना जाता है, किसी अन्य बुक से नहीं माना जाता है। ठीक है, 1-2 बार मैंने भी क्लेम किया है, तो वो लोग एनसीईआरटी वाला ही सही मानते हैं। अगर आप अन्य किसी भी बुक का देंगे उनको प्रूफ, तो वो उसका नहीं मानते हैं। तो एनसीईआरटी में जैसे भी लिखा है आपको वैसे ही पढ़ना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में संभाव्य संसाधन दिया है, तो संभाव्य ही आपको याद करना है, जब अपडेट करेगी एनसीईआरटी, जब कर देगी। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना कि जो यूरेनियम है अभी हाल फिलहाल में निकाला जा रहा है, कहां से, लद्दाख से। क्वेश्चन नंबर 53, गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है भूतापीय ऊर्जा, तीसरा है ज्वारीय ऊर्जा, चौथा है पवन ऊर्जा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। देखिए, इस तरह के जो गर्म पानी के झरने हैं, या आपने कई जगह देखा होगा, कई जगह मैंने देखा है, शॉर्ट वीडियो वायरल होती हैं इस तरह की, कि मंदिर है, मंदिर के पास एक कुंड है, उसमें आप चावल डालोगे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, कौन सा शिव भगवान का मंदिर है शायद कोई, तो उसमें आप चावल डालोगे तो चावल पक जाते हैं। ठीक है, पानी खौल रहा है, उस खौलते हुए पानी में आप चावल डालोगे तो थोड़ी देर में आपको चावल पका के वो दे देगा पानी। तो इस तरह के जो चमत्कार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कई जगह ऐसा देखा गया है कि प्राकृतिक जोत जली हुई है, सौयों साल से, हजारियों साल से वो जोत जली हुई है। ठीक है, वो बुझती नहीं है कभी भी, है ना। कहीं शेरावाली माता की जोत है, वो वहां पर जली हुई है, और मतलब अखंड जोत जली हुई है, वो कभी बुझती ही नहीं है। उसका जो मेन कारण है वो यही है कि जो भूतापीय ऊर्जा है वो इस तरह से आपको उसके उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। हम इसको आस्था से जोड़कर देखते हैं कि ये भगवान की कृपा है, ये है, वो है, वो भी ठीक है एक। ठीक है, हर जगह नहीं निकलती है भूतापीय ऊर्जा, लेकिन जिन जगह निकल रही है आप उसको आस्था से भी जोड़कर देख सकते हैं कि हाँ वो एक भगवान की चीज है। और आप उसको नॉर्मली, अगर आप साइंटिफिक तरीके से देखना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि वो क्या है, एक भूतापीय ऊर्जा है ना। और इस तरह के उदाहरण हमारे देश में और अन्य देशों में भी देखने के लिए मिलते हैं। और ये वाला आपका आया है 53 वाला, आया है आपका 8th क्लास की ज्योग्राफी से, चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में ही आपको जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं वो सभी ऊर्जाओं का वर्णन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, संसार में प्रचलित कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। संसार में कौन सी कृषि है जो प्रचलित है, ठीक है, उसकी विशेषता का हमें चयन करना है। पहला है, यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। दूसरा है, इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। तीसरा है, इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। चौथा है, यह वाणिज्य प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। तो 54 का जो सही आंसर है वो वाला है, 4th वाला, यह वाणिज्य प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये सबसे ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अनाज उत्पादित किया जाता है वो इसी प्रकार की कृषि से किया जाता है। जो बड़े वाणिज्य कृषि का मतलब है कि किसान अपने खुद के उपभोग के लिए नहीं उसमें फसल पैदा कर रहा है, वो मार्केट में बेचने के लिए फसल पैदा कर रहा है। तो वो किस श्रेणी में आएगा, वो वाणिज्य प्रकार की कृषि श्रेणी में आएगा। ठीक है, जैसे धान के बड़े बड़े फॉर्म है, मतलब 100-200 बीघा, 300-400 बीघा, हजारियों बीघा के वो है, तो वो एक अकेला आदमी या उसके परिवार या उसका पूरा खानदान मिलकर तो उन चावलों को नहीं खा पाएगा। वो क्या है, बाहर बेचने के लिए कर रहा है। और इस प्रकार की जो कृषि है वो आपके शीतोष्ण कटिबंध में पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंध का जो आप टेम्परेचर समझे, वो लगभग अगर हम अक्षांश पर देखें कि शीतोष्ण कटिबंध कहाँ मिलेगा आपको, तो आपकी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा आपको पता है ना, भारत के बीचों बीच से निकली है, तो कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग, यानी कि आप मध्य प्रदेश पर खड़े होइए। ठीक है, मैप खोलकर आप देखना, मध्य प्रदेश से और आपके हिमाचल तक का जो है
अक्षांश जितने भी हैं वो सारे शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं। ये आपका पूर्वोत्तर भारत ये सब शीतोष्ण कटिबंध में आता है, और यहाँ तक कि उत्तराखंड है, आपके यूपी के इलाके भी शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं। और यूपी सबसे ज्यादा मतलब माना जाता है कि अच्छी भूमि है वहां की कृषि के लिए, तो वाणिज्य प्रकार की कृषि वहां पर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? मध्य और शीर्ष प्रबंधन, ठीक है, की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध है। देखो ये उद्योग वाले चैप्टर में से आया है, ये आया है 8th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 4 से आया है। ठीक है, चैप्टर का नाम है उद्योग। ठीक है, उद्योग वाले चैप्टर में से आया है कि कौन सा इनमें से शहर है जिसका जो प्रबंधन है, जिसका मैनेजमेंट है, या तो वो फर्स्ट नंबर पे आता है भारत में, या वो मध्य में आता है। ठीक है, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने की विशेषता का लाभ निम्नलिखित में से किस शहर को दिया जाता है? पहला है पुणे, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है चंडीगढ़, और चौथा है कोच्चि। तो इसका जो 55 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेंगलुरु, क्योंकि बेंगलुरु में बहुत सारी आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं। ठीक है, और ये हमारे ज्यादातर सीट्स पे ही आता है। बेंगलुरु है, नोएडा है ना, गुरुग्राम है, ये सारे आईटी सेक्टर की कंपनी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो सीट्स पर रहता है वो कौन रहता है? बेंगलुरु रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। राज्य की विधायिका किसका अंग है वो हमें देखना है। देखो विधायी जैसे केंद्र में संसद होती है, ठीक है, केंद्र में क्या होती है? संसद होती है, उसी तरह से राज्य में विधायिका होती है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। विधायिका या इसको हम बोलते हैं, मेरे को दूसरा नाम इसका हिंदी में याद नहीं आ रहा है, राज्यसभा नहीं, विधानसभा। हाँ, इसको हम विधानसभा या विधायिका बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही एक ही बात है। इसको हम विधानसभा या विधायिका बोलते हैं। और देखते हैं किससे संबंधित है या किसका अंग है। पहला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। देखो इससे विधायिका से इसका लेना देना नहीं है। आपको लगेगा कि जो न्यायाधीश है वो भी कानून से संबंध है, और ये भी विधायिका मतलब लगभग सेम सी चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है। विधायिका क्या होती है? जो जहां से पूरे राज्य को कंट्रोल किया जाता है, पूरे राज्य की के लिए कानून व्यवस्था देखी जाती है। अगर कोई गलत कानून है उसमें बदलाव किए जाते हैं, नए कानून बनाए जाते हैं, टैक्स की पद्धति किस तरह से है, किस तरह से मतलब सारी चीजें। और इसमें विधायिका में कौन बैठते हैं? विधायक बैठते हैं। ठीक है, विधायिका में कौन बैठते हैं? विधायक। और संसद में कौन बैठते हैं? एमपी बैठते हैं। ठीक है, दूसरा है कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह। और तीसरा है आपका नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। तो 56 का यही वाला आंसर सही है कि इसमें जो नागरिक निर्वाचित करके भेजते हैं, जो नागरिक जो है वो वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, किसको? एमएलए को, वो बैठते हैं। ठीक है, वो इस विधायिका का अंग होते हैं। मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने एमएलए बोला है यहाँ पर। ठीक है, क्या बोला है इन्होंने? एमएलए बोला है, तो एमएलए होते हैं इसमें। ठीक है, विधायिका में कौन बैठेंगे? विधायक बैठेंगे, और विधायकों को हम एमएलए भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। फौजदारी कानून के अंतर्गत, देखो ये आपका आया था 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपका पूरे राज्य के प्रशासन के बारे में ही दे रखा है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में, केवल यही चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन देखने को मुझे मिल रहे हैं हर प्रैक्टिस सेट में। बाकी जो जितने भी चैप्टर हैं उनसे कभी कभी एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो इसी चैप्टर में से देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? फौजदारी कानून के निवारण के बारे में कौन सा कथन सही है? पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि ये आया है 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 4 से, और चैप्टर का नाम आपका न्यायपालिका है। ठीक है, न्यायपालिका या न्यायालय कुछ इस तरह से है, तो उसमें इसका वर्णन दिया गया है। देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फौजदारी कानून होता क्या है। फौजदारी क्या होता है? देखो दो तरह के चीजें होती हैं। एक तो होती है कि आपका मकान या दुकान किसी ने छीन लिया है,
या अपना गलत तरीके से नाम डलवा लिया है। ठीक है, एक तो ये इस तरह के क्राइम होते हैं, है ना। दूसरे क्राइम क्या होते हैं, कोई आपको किसी ने आपको मार दिया, पीट दिया, आपसे झगड़ा कर लिया, आपकी इंसल्ट कर दी, ठीक है, आपको गाली गलौज कर दिया, या किसी का मर्डर कर दिया, चोरी हो गई, ये जो चीजें हैं ये आती हैं अपराध की श्रेणी में और ये आती हैं फौजदारी कानून के अंतर्गत। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया कि आपका कोई मकान छीन ले, दुकान छीन ले, अपना गलत तरीके से नाम डलवा ले, ठीक है, या फिर आपका भाई आपकी बहन आपको हिस्सा ना दे, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपके दीवानी के अंतर्गत। जब आपका अधिकार छीना जाएगा किसी प्रॉपर्टी से तो वो आएगा आपका दीवानी के अंतर्गत। और अगर आपके साथ किसी भी तरह का क्राइम होगा, आपके साथ कोई भी अपराधी अपराध करेगा, तो वो आएगा फौजदारी कानून के अंतर्गत। अब देखिए फौजदारी कानून के अंतर्गत किस तरह से चीजें होती हैं और किस तरह से निवारण होता है, ठीक है, फौजदारी मामलों का। तो पहला ऑप्शन है, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि प्राथमिकी, या इसको हम एफआईआर भी कह सकते हैं, दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। तो यही वाला ऑप्शन सही है कि सबसे पहले जब भी आपके साथ कोई मारपीट करेगा, आपके साथ झगड़ा करेगा, आपकी इंसल्ट करेगा, आपको गलत शब्दों से संबोधित करेगा, या आप कोई मर्डर हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, किसी तरह की भी अपराध होगा, तो आप सबसे पहले क्या करने जाते हैं, सबसे पहले आप एफआईआर करने जाते हैं। ठीक है, इसका ये प्रोसेस होता है। जबकि जो दीवानी मामले होते हैं उनमें एफआईआर नहीं होती है। जैसे आपका किसी ने मकान हड़प लिया, दुकान हड़प ली, या आपको हिस्सा नहीं दिया, तो उसके लिए क्या करते हैं, आप न्यायालय में जाओगे और याचिका दायर करोगे और कोर्ट सुनवाई करेगी कि वास्तव में ये आपका हक, जिस व्यक्ति ने मारा है उससे आपका हक दिलाया जाए। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो दीवानी के अंतर्गत आते हैं। और फौजदारी के अंतर्गत आपको पता ही चल गया किस तरह से आते हैं, और फौजदारी के मामले में ही रिपोर्ट कराई जाती है, दीवानी मामलों में रिपोर्ट नहीं कराई जाती है। ठीक है, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फौजदारी कानून से। और एक चीज और मैं बता दूं, आप ध्यान रखना कि दहेज फौजदारी में आता है। ठीक है, दहेज जो अपराध है वो किस श्रेणी में आएगा, फौजदारी में आएगा, जबकि तलाक जो आता है वो दीवानी के अंतर्गत आता है। यानी कि कोई आप किसी को तलाक दे रहे हैं या कोई आपको तलाक दे रहा है, तो एक तरह से आपसे अधिकार छीना जा रहा है। ठीक है, पत्नी होने का या पति होने का आपसे अधिकार छीना जा रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, दहेज किसके अंतर्गत आएगा, दीवानी के अंतर्गत। और अगर आपसे दहेज मांगा जा रहा है, किसी महिला से दहेज मांग रहे हैं उसके ससुराल वाले, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो फौजदारी के अंतर्गत आएगा, यानी कि वो अपराध कर रहे हैं और उनके खिलाफ एफआईआर होगी। ठीक है, जबकि दहेज उसमें तलाक के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, याचिका दायर की जाती है कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 58, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अपराध की जांच करने के विषय में देखिए 8th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 से आया है, और अपराध से संबंधित जो कानून बनाए गए हैं या पुलिस कस्टडी में जो व्यक्ति होता है, जैसे पुलिस पकड़ के ले गई तो पुलिस उसके साथ किस तरह का व्यवहार करेगी, किस तरह की चीजें करेंगी, ये सब इसमें दिया हुआ है, आर्टिकल 22 में दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 22 में दिया गया है, क्राइटेरिया बनाया गया है कि पुलिस वाले इस तरह से व्यवहार करेंगे। लेकिन ज्यादातर जगह देखा जाता है कि पुलिस वाले उन सारी चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे जो अपराधी है जिसको पुलिस पकड़ के ले जाती है उसके साथ किसी तरह की मारपीट नहीं होनी चाहिए, उसको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से, है ना, उसको टॉर्चर नहीं करना चाहिए मेंटली या फिजिकली। जो पुलिस पकड़ने का मतलब है कि अगर पुलिस पकड़ के ले जा रही है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से पूछताछ करेगी। ठीक है, वैसा होता नहीं है, पुलिस अपनी तरीके से पूछताछ करती है। लेकिन इससे संबंधित जितने भी नियम है वो कहाँ लिखे गए हैं, वो आर्टिकल 22 में लिखे गए हैं, और ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और चैप्टर नंबर 1 में भी दिया गया है ना, और चैप्टर नंबर 4 में भी दिया गया है, दोनों में दिया गया है इसके बारे में। ठीक है, आर्टिकल 22 ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखते हैं इससे संबंधित कौन सा जो आंसर है वो सही है। पहला है, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या मारपीट या गोली मारने की अनुमति नहीं देता है। तो ये वाला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि पुलिस को ये अनुमति नहीं देता है सर्वोच्च न्यायालय कि जो अपराधी पुलिस ने पकड़ा है उसको वो सताए, यानी कि टॉर्चर करे या पीटे या उसको गोली मारे। इस सबसे वो क्या बोलता है, कोर्ट मनाही करता है, क्योंकि ये काम किसका है, सजा देने का काम, ये सजा सुनाने का काम है कोर्ट का। ठीक है, जो भी जिस भी अदालत में मुकदमा चलेगा उसका है, ना कि पुलिस वालों का है। ये सारे ऑप्शन आप पढ़ लेना, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या नहीं है। देखो ऑप्शन चारों पढ़ने चाहिए अगर आप पढ़ने के लिए मतलब पेपर क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि आइडिया रहता है कि कौन सा
गलत होगा, कौन सा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि आपका कोई भी मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, आपको समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, आपको स्वतंत्र नहीं का अधिकार नहीं दिया जा रहा, कोई भी आपका अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय में बोल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं कि ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो प्लीज आप इसको मेरे को बहाल कराइए। ठीक है, तो न्यायालय इसके लिए बाध्यकारी है, यानी कि न्यायालय की ये ड्यूटी है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार बनाए गए हैं वो सभी को मिले। ठीक है, दूसरा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय अन्यायपूर्ण है। यानी कि जो अगर आपका कोई मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आपने किसी भी कोर्ट में याचिका दायर की, देखो इसमें एफआईआर नहीं होती है, इसमें हमेशा याचिका दायर की जाती है जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, क्योंकि अधिकार का हनन होगा तो आप किसके अंतर्गत रखेंगे, उसको दीवानी केस के अंतर्गत रखेंगे, और अपराध होगा तो फौजदारी के अंतर्गत रखेंगे। तो आप क्या करेंगे, जिस भी अदालत में जाएंगे और अदालत अगर आपके खिलाफ फैसला सुनाती है तो आप निचली अदालत से ऊपर वाली अदालत में जा सकते हैं। यानी कि अगर आपने अपने शहर में याचिका दायर की और आपके शहर के जो जज साहब हैं उन्होंने सही आपको नहीं सुना है या फिर आपके हित में फैसला नहीं सुनाया है, तो आप हाई कोर्ट, यहाँ तक कि आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हो अपने मौलिक अधिकारों को लेकर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, दोनों ही सही है। ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। पहिएदार कुर्सी यानी कि व्हील चेयर का उपयोग करने वाली रंजन की कक्षा विद्यालय के भवन की तीसरी मंजिल पर लगती है। वह प्रतिदिन सहायक की प्रतीक्षा करती है जो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाती है। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय संविधान के किस अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय में नहीं किया जा रहा है? तो ऑप्शन है, पहला अनुच्छेद 15, दूसरा है अनुच्छेद 360, चौथा है अनुच्छेद 25, तीसरा है अनुच्छेद 25 और चौथा है अनुच्छेद 370। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला आर्टिकल 15। ठीक है, 15 क्या है, समानता का अधिकार, तो उसका पालन नहीं किया जा रहा है इसमें। तो इसी वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को जरूर से लाइक कर दिया करो, और जो भी फ्रेंड आपकी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, और लाइक करना प्लीज मत भूलना, लाइक कर दिया करो मेरी वीडियो को जरूर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।